Let us start. Good evening everyone. So once again we are here, है ना। तो अभी क्या है, 2 दिन बाकी है, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है आई नो सब में। और हम 25 से जो है न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो है अभी कुछ कंसेप्ट एंड कुछ कैलकुलेशन जो हमें रिक्वायर्ड होते हैं उनको अपन साइमल्टेनियसली यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो कंसेप्चुअल पार्ट से रिलेटेड कल हमने बहुत इंटरेस्टिंग चीजें देखी थी कि जो हमारा सन है, हमारी जो अर्थ है, इनकी जो मोशन होती है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। फिर उसमें गैलीलियो कहां से आ गया, कोपरनिकस ने क्या किया, टाइको ब्राहा का क्या था, एंड केपलर ने उसको कैसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में एक्सप्लेन किया, वो सारी बातें कल के लेक्चर में हमने डिस्कस की थी, ठीक है। अब कंडीशन क्या है, और थोड़ी बातें आज हम डिस्कस करेंगे जिसमें फॉर्मूले जो आपको मिल रहे हैं आपको उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, मैं जो कंसेप्ट बोल रहा हूं उसके ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। तो आज जो कंसेप्ट हम सेम ग्रेविटेशन की डिस्कस करेंगे वो है बाइंडिंग एनर्जी, वो है बाइंडिंग एनर्जी। और ये बाइंडिंग एनर्जी मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि मुझे आपको एस्केप वेलोसिटी पढ़ानी है, ठीक है, एस्केप वेलोसिटी। तो अब कंडीशन क्या है, देखो ये जो बाइंडिंग एनर्जी है, ये जो बाइंडिंग एनर्जी है इसका मतलब क्या होता है मालूम है, इसका मतलब है ऐसी एनर्जी जो हमें बाइंड करके रख रही है, ऐसी एनर्जी जो हमें पकड़ के रख रही है, ऐसी एनर्जी जो हमें बांध के रख रही है। आपको मालूम नहीं है लेकिन जितने सारे लोग हम अर्थ के सरफेस के ऊपर रहते हैं, एक एनर्जी जो है वो हमें अर्थ से कहीं बाहर जाने नहीं देती है। नहीं तो हम तो दिन रात वही सोचते हैं कि हमें क्या करना है, सोलर सिस्टम की, हमारी गैलेक्सी की हमें सैर करना है, घूमने के लिए निकलना है। जस्ट इमेजिन करो, हम जैसे ये घर से वो घर, ये सिटी से वो सिटी वैसे जाते हैं। अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई, हम जीवित है तब तक, आगे आएगी बोल नहीं सकती, क्या बोल नहीं सकते। अब अर्थ पे है, समर वैकेशन के लिए जा रहा है, तो कहाँ पे जाना है, चलो मार्स पे जाते हैं, यूरेनस पे जाते हैं, जुपिटर पे जाते हैं, है ना। फिर विंटर आ गया, बहुत गर्मी हो गई, चलो विनस पे जाते हैं, मर्क्यूरी पे जाते हैं। इस तरह की सिचुएशन आएगी। कभी कभी नहीं, थोड़ा सा अब्रॉड जाना है, मतलब हमारी सोलर सिस्टम छोड़ के दूसरी तरफ जाना है। ये पॉसिबल ही है, हम कार्टून में देखते हैं या फिर कुछ मूवीज होती है हॉलीवुड की, उसमें ये टेक्नोलॉजी वो शो करते हैं। अभी तक पॉसिबल नहीं हुआ है, लेकिन उसमें जो टेक्नोलॉजी शो करते हैं तब तक हम मतलब अर्थ के बाइंडिंग एनर्जी को ओवरकम कर चुके हैं, ये कंसेप्ट को एज्यूम करते हैं। तो ये बाइंडिंग एनर्जी मतलब है क्या, सिंपल, उसको मैं डिफाइन तो करने वाला हूं, उससे पहले बस इतना दिमाग में रखो, एक एनर्जी है जो हमें अर्थ के सरफेस के ऊपर पकड़ के रख रही है, बांध के रख रही है, बाइंड करके रख रही है, उसको बोला जाता है बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। तो इस बाइंडिंग एनर्जी को अगर हमें डिफाइन करना है, उसकी डेफिनेशन इस तरह से होती है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। अब हर बार जो बॉडी अर्थ के सरफेस को छोड़ के चली जाती है उसको अपन सैटेलाइट बोलते हैं, ठीक है ना। क्योंकि मेरा मन किया और मैंने जंप किया तो मैं अर्थ के सरफेस को थोड़ी छोड़ के चला जाऊंगा, पॉसिबल है चला जा सकता हूं, लेकिन मुझे ज्यादा हाइट से फिर जंप करना पड़ेगा, फिर मैं कायम से चला जा सकता हूं, ठीक है। तो कंडीशन क्या है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द बॉडी टू गेट और टू बिकम फ्री फ्रॉम अर्थ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस, अर्थ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस। अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से फ्री होने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। तो कंडीशन ये है कि मैंने बोला है कि इसमें न्यूमेरिकल ट्रीटमेंट में अभी हमें जाना नहीं है, बस मुझे कंसेप्चुअली आपको यहां पे लेके आना था कि ये बाइंडिंग एनर्जी मतलब ये हमें क्या कर रही है, अर्थ के सरफेस के ऊपर पकड़ के रख रही है, बांध के रख रही है। और अगर हमें अर्थ के सरफेस को छोड़ के चला जाना है तो हमारे पास क्या चाहिए, इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। थोड़ा सोचो, हाँ एकदम सिंपल बेसिक पॉइंट है, कंसेप्चुअली जाओ कि एक एनर्जी है जो हमें अर्थ के ऊपर पकड़ के रख रही है, और जिस एनर्जी से अर्थ ने पकड़ के रखा है उतनी एनर्जी अगर मुझे मिल गई तो मैं क्या करूंगा, अर्थ ने जिस एनर्जी से पकड़ के रखा था उसके अगेंस्ट वर्क करूंगा, उसको ओवरकम करूंगा, फ्री हो जाऊंगा। और फ्री होने के बाद फिर स्पेस में मैं कहीं पे भी घूम सकता हूं, मतलब अर्थ के ग्रेविटी के फील्ड के आउटसाइड में जा सकता हूं, उसको बोला जाता है बाइंडिंग एनर्जी। तो ये एनर्जी जो है बाइंडिंग एनर्जी, इसकी कंसेप्ट क्या है, देखो कि बाइंड करके रखने वाली एनर्जी अगर हमने बॉडी को दे दी, लेकिन देंगे किस फॉर्म में, हमें किसी बॉडी को अर्थ के सरफेस के ऊपर से एस्केप कराना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस एनर्जी को देना पड़ेगा, प्रोवाइड करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि वो बॉडी अगर मोशन परफॉर्म करेगी
तभी पॉसिबल है कि वो अर्थ के सरफेस को छोड़ के स्पेस में, इंटरस्टेलर स्पेस में, आउटर स्पेस में ट्रॅव्हल कर सकती है. नाहीतर मी ठरवलं एनर्जीज द्यायची ना, मग कुठल्या पण फॉर्म मध्ये देतो. ठीक है, मैंने उसको इग्नाइट कर दिया, रॉकेट पेट्रोल डाल दिया और गाड़ी को, बॉडी को, सैटेलाइट को आग लगा दी, मतलब हीट एनर्जी प्रोवाइड कर दी. क्या होगा, वो एस्केप होगी क्या? होगी, लेकिन कायमची परत नहीं येण्यासाठी हमें उस तरह का एस्केप स्टडी नहीं करना है. ठीक है, हम क्या करने वाले हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एक बॉडी, ये मार्कर है, नहीं चौक है, इसको मुझे अर्थ के सरफेस से एस्केप कराना है, तो इसको अर्थ की एक एनर्जी पकड़ के रख रही है, उसको ओवरकम करने वाली जो काइनेटिक एनर्जी मैं इसको अगर प्रोवाइड करूंगा, मतलब इसको पर्टिकुलर वेलोसिटी अगर मैं थ्रो करूंगा, तो उस केस में क्या होगा, ये बॉडी अर्थ की ग्रेविटी को छोड़ के चली जाती है. ठीक है, तो इस तरह से एस्केप वेलोसिटी की डेफिनेशन पूरी सेम है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, बस यहाँ पे एनर्जी को रिप्लेस करके हमें वेलोसिटी लेके आना है. एंड आपको यहाँ पे मुझे ये एक्सप्लेन करना था कि अर्थ से किसी बॉडी को अगर एस्केप होना है तो उसके लिए ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं, √2gm/r. अब इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, क्या है, √2gm/r. राम बेटा, न्यू बैच जो वो 25 से शुरू होने वाली है, लेकिन अभी ये डेमो लेक्चर चल रहे हैं, तो आपने पहले लेक्चर नहीं भी किया है, कोई इशू नहीं है. आप सबके मतलब ऐसे पहले लेक्चर किया है तभी लिंक लगेगी, ऐसे नहीं. मैं पॉइंट बस कंसेप्चुअली पढ़ा रहा हूं और कुछ कैलकुलेशंस की ट्रिक हम आगे पढ़ने वाले. सिंपल एक बात है, टॉपिक कौन सा छोड़ने दो, बस एक फिजिक्स की कंसेप्ट अपन देख रहे थे कि अर्थ के सराउंडिंग में हमें पकड़ के रखने वाली एक एनर्जी है जिसको हमने बाइंडिंग एनर्जी बोला है. हमें अगर अर्थ को छोड़ के स्पेस में घूमने जाना है, तो घूमने जाने के लिए क्या रिक्वायर्ड है कि अर्थ ने जिस एनर्जी से हमको पकड़ के रखा था उसको ओवरकम करना पड़ेगा, मतलब बॉडी के पास उतनी एनर्जी होनी चाहिए. वो देंगे किस फॉर्म में, मैंने बोला कि इस बाइंडिंग एनर्जी को प्रोवाइड करना पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में. अब काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में अगर बॉडी को एनर्जी देंगे, मतलब बॉडी को मोशन में सेट करना पड़ेगा. अब बॉडी को मोशन में सेट किया मतलब बॉडी को क्या देंगे, हम वेलोसिटी देंगे. तो ये वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ जिससे बॉडी एस्केप होती है, उसके लिए फॉर्मूला है. 2 का मतलब नंबर है जो 1 के बाद आता है. ठीक है, जी का मतलब स्टार्ट में हम देख चुके हैं और आपको मालूम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है. इसकी वैल्यू लगा तो मैं यहाँ पे लिख के देता हूं कि जी का मतलब 6.67 इंटू 10⁻11 है. मास ऑफ द अर्थ 6 इंटू 10⁻24 kg है. ठीक है, ये वैल्यू आप पढ़ चुके हैं, ऐसे नहीं कि मालूम नहीं आपको. ठीक है, देन कैपिटल आर का मतलब 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर है. इन सबको अगर मैं पुट कर दूं तो मुझे यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ के लिए वैल्यू मिलती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड. यानी कि अगर मुझे स्पेस में घूमने जाना है या फिर अगर यहां से मुझे एस्केप होना है आउटर स्पेस में, तो कंडीशन क्या है, देखो, अगर किसी बॉडी को अगर मैंने इतनी एनर्जी दे दी, सॉरी इतनी वेलोसिटी दे दी, तो वो बॉडी अर्थ के सरफेस को छोड़ के अर्थ के ग्रेविटी को ओवरकम करके चली जा सकती है. स्पीड कितनी देखो, 11.2 किलोमीटर पर आवर नहीं है. अगर ये किलोमीटर पर आवर होती तो मैं बाइक के बैठ पे ऐसे एस्केप हो जाता, हवा में चला जाता. वैसे होता है क्या, नहीं होता है, क्योंकि ये किलोमीटर पर सेकंड है. समझ रहे हो, मतलब ये 11.2 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकंड. एक सेकंड में ये 11 इंटू 10⁻³ मतलब 11,200 इतना डिस्टेंस एक सेकंड में अगर कवर किया, तभी वो बॉडी अर्थ के सरफेस के ऊपर से एस्केप हो सकती है. ये बेसिक प्राइमरी कंडीशन होती है. अब होता क्या है, देखो कि ये जो एस्केप वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला अगर हमने देखा तो यहाँ पे सिर्फ अर्थ का मास है, अर्थ की रेडियस है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है. इसका मतलब होता क्या है, देखो किसी भी बॉडी को अर्थ के सरफेस से अगर हमें एस्केप कराना है तो वो बॉडी के मास के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता है. मतलब मुझे एक एलिफेंट है, हाथी है, उसको भगाना है, उसको एस्केप करना है, या फिर एक डॉग है, एक कुत्ता है, एक छोटा सा चॉक है मेरे हाथ में, इसको एस्केप कराना है, दोनों के लिए वेलोसिटी सेम रहेगी. मतलब एस्केप वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द बॉडी. बॉडी के मास से कुछ लेना देना नहीं है. ये क्या है, हर एक बॉडी के लिए कांस्टेंट है, उसमें कोई भी चेंज ऑकर नहीं होने वाला. ठीक है, अब होता क्या है, देखो कि ये एस्केप वेलोसिटी तो समझ में आ गई. मतलब आप अगर प्लान कर रहे हो कि फ्यूचर में आपको अर्थ का सरफेस छोड़ के स्पेस में घूमने जाना है, तो आपको बस क्या करना पड़ेगा, खुद को इतनी स्पीड देनी पड़ेगी सो दैट आप अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस को छोड़ के एस्केप हो सकते हो. ठीक है, अब कंडीशन क्या होती है, देखो कि अर्थ में जब हम स्टडी करेंगे 25 ऑफ अप्रैल के बाद में एक्चुअल टॉपिक स्टडी करेंगे,
तब मैं ब्लैक होल की कंसेप्ट लेके आऊंगा, तब मैं वार्म होल क्या होता है वो एक्सप्लेन करूंगा। देन आइंस्टाइन की थ्योरी क्या थी, स्टीफन हॉकिंग ने क्या क्या बातें बोली थी, और वो कौन सी बातें प्रूव हो चुकी है, ये सारा पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। बस अब अभी आप एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इंटरस्टेलर स्पेस में एक कंसेप्ट होती है ब्लैक होल वाली। अब ये ब्लैक होल क्या है, इन शॉर्ट एक्सप्लेन करता हूं, आगे जैसे टॉपिक में आएगा हम वहां पे डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है। तब तक बस इन शॉर्ट जो है इसको कंसेप्चुअली क्लियर करते हैं कि ब्लैक होल मतलब क्या है। कि बेसिकली ब्लैक होल जो है एक बॉडी होती है इंटरस्टेलर स्पेस में। ब्लैक होल मतलब क्या है, स्पेस में, इंटरस्टेलर स्पेस में एक बॉडी है जिसके सरफेस से ऐसे बोला जाता है कि खुद लाइट भी एस्केप नहीं हो पाता। समझ रहे हो आप, लाइट भी एस्केप नहीं हो पाता। अब लाइट एस्केप नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि अभी जो मैंने एस्केप वेलोसिटी आपको लिख के दी थी, तो ये ब्लैक होल के लिए बोला जाता है कि एस्केप वेलोसिटी जो है इसके सरफेस के ऊपर ये ग्रेटर है और इक्वल है एज दैट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यानी क्या होता है, नॉर्मली हमें कोई भी ऑब्जेक्ट क्यों दिखता है, कैसे दिखता है, कि लाइट आती है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर इंसिडेंट होती है, वहां से रिफ्लेक्ट होके लाइट आईज में एंटर करती है, फिर हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। लेकिन ये ब्लैक होल में क्या होता है, कुछ अलग ही होता है। ब्लैक होल में होता क्या है कि लाइट वहां पे इंसिडेंट तो होती है, लेकिन लाइट को पकड़ के रखने वाली जो बाइंडिंग एनर्जी है इस ब्लैक होल की इतनी ट्रिमेंडसली हाई होती है कि वो लाइट को भी वहां से एस्केप नहीं होने देती है। इसका मतलब वो ब्लैक, मतलब वो पोर्शन जो होल स्फेरिकल है, वो प्लैनेट है, स्टार है, जो कुछ भी है वो हमें दिखता ही नहीं है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, ब्लैक होल बोला जाता है, ठीक है। तो कंडीशन क्या है, देखो इन शॉर्ट बोलता हूं, आगे हम इसके ऊपर बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे जो वर्ल्ड है वो क्रिएट हुआ कैसे, कैसे ऐसे हो गया पॉसिबल कि अर्थ बन गई, अर्थ के ऊपर ये सारे बायोटिक मतलब फैक्टर शुरू हो गया। वो हम हिस्ट्री में तो पढ़ते हैं कैसे कैसे इंप्रूवमेंट हो गई, क्या हो गई, लेकिन हमारा जो यूनिवर्स है वो ओरिजिनेट कैसे हुआ, ऐसे कैसे सोलर सिस्टम बन गई कि सन है, सन के सराउंडिंग में सारे प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं, रिवॉल्यूशन परफॉर्म कर रहे हैं। इससे रिलेटेड वर्ल्ड में बहुत झगड़े चल रहे थे, अभी भी चल रहे हैं, और वो जो है हमें इतना डिटेल में सिलेबस में नहीं है, मास्टर्स पीएचडी के लिए जो भी सब्जेक्ट होते हैं उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग पार्ट होता है, लेकिन है रिलेटेड सब्जेक्ट से, इसलिए हम उसको स्टडी करने वाले हैं। तो उससे रिलेटेड देखो, वर्ल्ड में जो है दो तरह के ओपिनियन थे जो बहुत ज्यादा फेमस है, और वो दो ओपिनियन ऐसे है, एक आइंस्टाइन स्टीफन हॉकिंग वाला, एंड दूसरा डॉक्टर पीटर हिग्स एंड उसके बाद में बोस, सत्येंद्रनाथ बोस, सत्येंद्रनाथ बोस एंड डॉक्टर पीटर हिग्स एक साइड में, एंड उसके अगेंस्ट आइंस्टाइन एंड स्टीफन हॉकिंग दूसरे साइड। अब इनकी साइकोलॉजी, मतलब इनका मानना ये था कि हमारा जो यूनिवर्स है, हमारी जो सोलर सिस्टम है, हमारा जो गैलेक्सी का पार्ट है, हमारा जो वर्ल्ड है, ये क्रिएट कैसे हुआ। तो इससे रिलेटेड जो है आइंस्टाइन की थ्योरी ऐसी बोलती है कि क्या होता है, एक ब्लैक होल वाली बॉडी होती है। अब ये ब्लैक होल क्रिएट कैसे होता है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए अगेन आइंस्टाइन, जो मैंने 2-3 दिन पहले आपको एटम बॉम्ब पढ़ाया था, E = mc², इस इक्वेशन को लेके आता है, और वहां पे ये आइंस्टाइन बोलता है कि अगर हमने ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ, लार्ज अमाउंट ऑफ मास को डिस्ट्रक्ट कर दिया, तो उस मास के डिस्ट्रक्शन से क्या होता है, ट्रिमेंडसली, मतलब बहुत ज्यादा हाई एनर्जी क्रिएट होती है, एंड उस एनर्जी के क्रिएशन से क्या होता है, वहां पे एक ब्लैक होल क्रिएट होता है। एंड ये ब्लैक होल जो है ये प्रेडिक्टेड ऐसा है कि इसकी ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि वो क्या करता है, फॉर एग्जांपल ये चौक आ गया और ब्लैक होल यहाँ पे, तो वो चौक को अट्रैक्ट तो करता है, लेकिन अट्रैक्ट करने के बाद ये चौक खुद एक ब्लैक होल बन जाता है, और इस तरह से ब्लैक होल फिर मुझे अट्रैक्ट करेगा, रूम को अट्रैक्ट करेगा, फिर पूरा औरंगाबाद, फिर महाराष्ट्र, फिर इंडिया, फिर हमारी अर्थ, फिर सारे प्लैनेट्स, फिर हमारा सन, ऐसी पूरी सोलर सिस्टम, ऐसे कंटिन्यूसली ये ब्लैक होल क्या करेगा, उनको अट्रैक्ट करके उनको ही ब्लैक होल बना देगा, और ये ब्लैक होल की जो साइज है वो ट्रिमेंडस स्पीड से, बहुत स्पीड से ऐसी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और ये स्ट्रक्चर चलता ही रहेगा, और एक एंड पे एक कंडीशन आएगी और इसकी लिमिट खत्म हो जाएगी, लिमिट खत्म होने के बाद ये एक्सप्लोड हो जाएगी, एंड इस एक्सप्लोजन में क्या होगा, जो जो चीजें इसने अंदर ले ली थी, ब्लैक होल ने एब्जॉर्ब कर ली थी, वो उसको क्या करेगा, फेंक देगा। इसलिए आइंस्टाइन बोलता है कि क्या है, कि सन है, ये सन मतलब पहले ब्लैक होल हुआ करता था, एंड सारे प्लैनेट वो सन के इनसाइड थे,
तो जब इसका एक्सप्लोजन हुआ, आप सबको मालूम होगा मार्बल गोटिया, उसको अगर मैंने 4-5 हाथ में पकड़ के अगर ऐसे फेंक दी तो वो फेंकने के बाद एक पर्टिकुलर पैटर्न में आ जाती है। वही कंडीशन है, हमारा जो सन है, एक प्लेनेट यहाँ पे, दूसरा प्लेनेट यहाँ पे, तीसरा प्लेनेट यहाँ पे, इस तरह से सारे प्लेनेट सन के सराउंडिंग में मोशन में सेट हो गए। जैसे हम सैटेलाइट लॉन्च करके उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी देते हैं तो फॉर नंबर ऑफ इयर्स वो अर्थ के सराउंडिंग में रिवॉल्व होता है। उसी तरह से ये सारे प्लैनेट सन के सराउंडिंग में रिवॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, ये थ्योरी आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन की थी। स्टीफन हॉकिंग, अगेन ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ सेंचुरी, उसने अपनी पूरी लाइफ इसी से रिलेटेड डिवोट करके मतलब सारी बातें एक्सप्लेन की थी। एंड इनका मानना यह था कि इस तरह से ये नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल फिनोमिनन है ब्लैक होल वाला, जिसका यूज करके और जिसकी वजह से हमारा यूनिवर्स क्रिएट हुआ है। आपको मालूम होगा कि ब्लैक होल की एक्चुअल जो इंटरस्टेलर स्पेस में प्रेजेंट है उसकी इमेज भी हमने कैप्चर की है। मैंने ग्रुप पे उससे रिलेटेड बहुत सारा डेटा पहले भी शेयर किया था, अभी फिर से शेयर कर देता हूं। ठीक है, अब आते हैं पीटर हिग्स एंड उसके बाद सत्येंद्रनाथ बोस इनके ऊपर। पीटर हिग्स बाद में आ गए, सबसे पहले आ गया सत्येंद्रनाथ बोस। और सत्येंद्रनाथ बोस जो है उन्होंने क्या किया था, एकदम भारी कंसेप्ट बोली थी। अब सत्येंद्रनाथ बोस मतलब कौन है? सत्येंद्रनाथ बोस मतलब कौन है, उनके ऊपर हम आएंगे। इंडियन ओरिजिन के साइंटिस्ट है, इतने फेमस थे, इतने भारी थे कि 1920 1924 के टाइम ऐसे बोला जाता है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन को अगर कभी कभी कंसेप्चुअली कंफ्यूजन हो गया तो ये जगदीश चंद्र बोस के साथ डिस्कशन करने, इंटरेक्ट करने आता था। समझ रहे हो आप? आइंस्टाइन है ना, यूएस से निकलता था, इंडिया में आता था सत्येंद्रनाथ बोस जी को मिलने के लिए। 3 बोस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने मतलब ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर थे। दूसरे जगदीश चंद्र बोस, जिन्होंने बॉटनी के सेक्टर में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। एंड ये तीसरे जो दुनिया को मालूम ही नहीं होते हैं, सत्येंद्रनाथ बोस, जिन्होंने सबसे पहले बोला था कि आइंस्टाइन ये तुम्हारा ठीक है, चलता है, ब्लैक होल भी प्रेजेंट है, ये सारी चीजें है, लेकिन हमारा जो वर्ल्ड है इट इज क्रिएटेड एंड कंट्रोल्ड बाय द गॉड, जिसको अपन नेचर बोलते हैं, यानी हम फिजिक्स बोलते हैं। क्या बोला था सत्येंद्रनाथ बोस ने? कि हमारा जो यूनिवर्स है इट्स क्रिएटेड एंड कंट्रोल्ड बाय द गॉड, यानी नेचर। कि नेचर में कुछ तो एक पावर है, सुप्रीम पावर है, नेचुरल पावर है, जो क्या करती है, हमारे यूनिवर्स को उसने बनाया भी है और उसको कंट्रोल भी करती है। इससे रिलेटेड हमारे सत्येंद्रनाथ बोस की एक थ्योरी थी, और उस थ्योरी को मतलब पूरे वर्ल्ड सारे लोग जो है वो रिजेक्ट कर रहे थे। क्योंकि क्या है कंडीशन कि इंडियन मतलब इंडियन लोग कोई बातें बोल रही है तो ज्यादातर हम उसके ऊपर बिलीव करते ही नहीं। वही चीज उस टाइम पे भी थी। लेकिन 1964 में डॉक्टर पीटर हिग्स बोल के एक ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट थे, जिन्होंने इस कंसेप्ट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने का मतलब ठान लिया था। और जिस एक्सपेरिमेंट को बहुत मतलब इंपॉर्टेंस दिया गया फॉर 30 to 40 ईयर्स, जिसका नाम था बिग बैंग लार्ज हाइड्रोजन कॉरिडोर एक्सपेरिमेंट। और ये एक्सपेरिमेंट जो है उसका बेसिक पूरा जो स्ट्रक्चर बनाया था, जो भी आइडिया थी, वो थी डॉक्टर पीटर हिग्स की। एंड थ्योरेटिकल उसका जो डेटा था वो बनाया था डॉक्टर सत्येंद्रनाथ बोस ने। और इनकी थ्योरी ये थी, क्या थी इनकी थ्योरी, समझ रहे हो आप? एकदम सिंपल, एकदम इंटरेस्टिंग थ्योरी ये थी कि एटम या न्यूक्लियस यानी मैटर को बनाने वाले सारे जो पार्टिकल्स है, एटम है या फिर न्यूक्लियस है, मैटर को बनाने वाले सारे जो पार्टिकल्स है, उनके अंदर कुछ ना कुछ है जो क्या कर रहा है, मतलब जैसे थ्योरी थी ना कि क्रिएटेड एंड कंट्रोल्ड बाय सुप्रीम नेचुरल पावर दैट इज गॉड, वो है और उसको बनाता भी है एंड कंट्रोल भी करता है। एंड उससे रिलेटेड इनका एक्सपेरिमेंट था। और इस एक्सपेरिमेंट में इनको क्या करना था, दो एकदम स्पीड में आने वाले प्रोटॉन को बम्बार्ड करना था। यस, सारे प्रिंट पीडीएफ नोट्स मिलने वाले हैं, नो इशू। राहुल, वो बेटा थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजिंग इश्यू है, उसके ऊपर हम ऐसे लाइव लेक्चर में डिस्कस नहीं करेंगे। जब ऑफलाइन शुरू होगा तब मैं आपको डायरेक्ट पूरा सुभाष चंद्र बोस के बारे में, एक्चुअल में क्या है, गुमनामी बाबा क्या था, वो बातें डिस्कस करेंगे अपन। ठीक है, वो मैं कंफर्म नहीं बोल सकता हूँ बेटा, जो थ्योरी है, कंट्रोवर्सी है, उसके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, यस दिशा, यू विल गेट पीडीएफ नोट्स। हाँ, तो ये बात हम बोल रहे थे। तो इनका एक्सपेरिमेंट क्या था, पीटर हिग्स का, कि दो प्रोटॉन एकदम स्पीड से आएंगे और कोलाइड करेंगे। उस कोलिजन के प्रोसेस में क्या होगा, प्रोटॉन का मास लॉस होगा। और प्रोटॉन के मास के लॉस करने के बाद, प्रोटॉन को डिस्ट्रॉय करने के बाद, प्रोटॉन के अंदर क्या है उसको स्टडी करना था। लेकिन डर यह था कि अगर वहां पे अकॉर्डिंग टू E = mc² लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्रिएट हो गई एंड अगर ब्लैक होल बन गया
तो क्या होगा, एक छोटा ब्लैक होल पूरे अर्थ को, पूरे सोलर सिस्टम को खा जाएगा। इसलिए बहुत सालों तक, मतलब 1979 से लेके 2000 मतलब 1999 तक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने बोला था कि ये एक्सपेरिमेंट आप नहीं करेंगे। उसके बाद उसको परमिशन मिली, वो परफॉर्म हुआ 2009 में, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ एंड 2012 के आसपास ये कंक्लूजन लेके आ गए। एंड इस कंक्लूजन में इन्होंने क्या किया था, एक पार्टिकल फाइंड किया था जिसको बोला गया था एज ए हिग्स बोसॉन। इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने पार्टिकल फाइंड किया था हिग्स बोसॉन। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जो हमारा सिलेबस है, सिलेबस में जो हम कंसेप्ट पढ़ते हैं उसमें बस हम इतना ही पढ़ते हैं कि न्यूक्लियस में दो ही पार्टिकल है, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, मतलब तीन टाइप के पार्टिकल एटम को बनाते हैं। लेकिन आज की डेट में जो स्टैंडर्ड एटॉमिक मॉडल हमारे पास है, हिग्स बोसॉन से पहले हमने 16 पार्टिकल फाइंड किए, वो 16 अलग अलग पार्टिकल है जो एटम को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड जब पीटर हिग्स ने इस पार्टिकल को फाइंड किया था, हिग्स बोसॉन को, इसको नाम दिया गया था हिग्स फॉर पीटर हिग्स एंड बोसॉन फॉर डॉक्टर सत्येंद्रनाथ बोस, और इसको बोला गया था एज ए गॉड्स पार्टिकल। समझ रहे हो गॉड्स पार्टिकल क्यों बोला था, क्योंकि इनके थ्योरी के अकॉर्डिंग ये है सबसे बड़ा सुपर हीरो, जो इलेक्ट्रॉन ने इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करना है, प्रोटॉन ने प्रोटॉन की तरह बिहेव करना है, ये बातें ये क्रिएट भी करता है, कंट्रोल भी करता है। ठीक है, तो इस तरह से थ्योरीज आती है, और उसको मतलब रिस्पॉन्सिबल कौन है, ब्लैक होल। ब्लैक होल की कंसेप्ट आई कहां से, हमारे एस्केप वेलोसिटी से। मतलब हमारे टॉपिक में आने वाली एक एक कंसेप्ट है वो मतलब ट्रिमेंडसली एप्लीकेबल है, इतने भयानक एप्लीकेशन है उसके। एंड सारे एप्लीकेशन में रियलिस्टिक, मतलब हिस्ट्री में क्या हुआ था, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, इसके साथ आपको कनेक्ट करके देने वाला हूं। मतलब ये फिजिक्स जो है हमारा लिविंग सब्जेक्ट बनना चाहिए, चलते बोलते सारी कुछ चीजें जो हमारे आजू बाजू में हो रही है उसके लिए फिजिक्स कैसे रिस्पॉन्सिबल है वो हमें कनेक्ट करना है, मतलब हमें फिजिक्स पढ़ना है। एंड ये जब होने लगेगा तब आपकी कंसेप्ट क्लियर है, ऐसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये था ब्लैक होल का एस्केप वेलोसिटी का, एंड यहाँ पे क्या बाइंडिंग एनर्जी का पार्ट। ठीक है, अब एज पर डिस्कशन हम यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन की ट्रिक्स भी पढ़ने वाले हैं, जिसमें मुझे आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ानी है। यस गणेश, हमारे क्लास में सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन होता है, फिर वो जेडब्ल्यू मेंस प्लस एडवांस हो, नीट है, केवीपीवाई है, एनडीए है, या फिर ओलंपियाड्स है। ठीक है, डॉक्टर होमी भाभा है। ठीक है, सारी जो बातें आपको मतलब अपियर करनी है, उससे रिलेटेड जो भी फिजिक्स का सिलेबस का पार्ट होगा वो कवर अप होगा। ठीक है, चलो उसके ऊपर हम अलग से भी डिस्कशन करेंगे। तो एक बात तो आपको मालूम है, ठीक है, कौन है ये, इतनी नाम याद नहीं रहते हो जाएंगे बेटा, सारा सब कुछ याद हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, मैंने आपको कल भी बोला था कि कल परसों से मतलब 25 ऑफ अप्रैल से हम न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम एक्चुअल आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो 11th का सिलेबस है, जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंडिया में एप्लीकेबल है, उसका डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं। और उस बैच में आपको आने के लिए वहां पे रजिस्ट्रेशन, आपके एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होना मैंडेटरी है, कंपलसरी है। और उससे रिलेटेड मैंने आपको बोला था कि हमारी जो फीस स्ट्रक्चर है फॉर नेक्स्ट 2 इयर्स, 2023 की जो आप एग्जाम फेस करेंगे तब तक 55,000 है ओनली फॉर फिजिक्स। लेकिन अगर आप ये रजिस्ट्रेशन या फिर एडमिशन 25 ऑफ अप्रैल से पहले कंफर्म करते हो तो आपको जो है वहां पे 5,000 फीस में मतलब कम की गई है, बिकॉज वो ऐप हैंडलिंग चार्जेस जो है बिफोर रिन्यू की जो डेट है उससे पहले रजिस्टर होने के बाद वो हमें ऑफ मिल रहा है, इसलिए 5,000 फीस में से कम होंगे एंड 50,000 फीस रहेगी। लेकिन 25 ऑफ अप्रैल के बाद में अगर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपकी जो फीस है वो 55,000 रहेगी। ठीक है, तो ये पेरेंट्स के साथ डिस्कस करो। बहुत लोगों के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जिनके पेंडिंग है एज अर्ली एज पॉसिबल रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लो, आपको नोट्स मिल जाएंगे, स्टडी का जो वर्क है आपका प्रॉपर शुरू हो जाएगा, डीपीपी देन डेली टेस्ट का जो भी शेड्यूल का पार्ट है, डाउट डिस्कशन का जो पार्ट है उसमें आप एनरोल हो जाएंगे। ठीक है, और वो सारी बातें हमें यहाँ पे रिजल्ट लाने के लिए, मतलब ये जो हम पढ़ रहे हैं उसको कवर करने के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, वाचून समझाऊन नहीं सांगणार बेटा, जैसे मैं पढ़ाता हूं, अभी हम 10 साल से वही कर रहे हैं तो एनसीईआरटी हमारे मतलब अंदर आ चुकी है, हमें उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है बेटा। ठीक है, दिशा 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 ओनली फिजिक्स, बाकी सब्जेक्ट आपको अलग से लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलो, तो आपको रजिस्ट्रेशन एडमिशन रिलेटेड जो कुछ भी इंक्वायरी है तो उसके लिए आपको इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करना है। ठीक है,
और हमारा सिर्फ फिजिक्स का क्लास है, ठीक है। हमारे क्लासेस जो है औरंगाबाद में है बेटा, उस्मानपुरा, बंधन बैंक के ऊपर। श्रुति, चलो जो बहुत सारे लोग अटेंडेंस देना बाकी है अभी, चलो चलो अटेंडेंस दे दो। ओके ओके। चलो और कुछ, ये करे स्टार्ट। जिनके अटेंडेंस बाकी है, नेम, स्कूल नेम एंड यहाँ पे जो है आपका व्हाट्सअप नंबर चाहिए। और 25 अप्रैल से जो बैच शुरू होगी, मैंने पहले भी बोला है कि वहां पे जो है पूरा सिलेबस स्टार्ट से शुरू होगा। मतलब जिन लोगों ने पहले कुछ लेक्चर मिस किए हैं उनका भी मतलब कोई वहां पे लॉस होने वाला नहीं है। और उसके साथ साइमल्टेनियसली आपकी 8, 9, 10 की जो फिजिक्स की बात है वो तो होने वाली है, नो डाउट इन दैट। उसके साथ जो भी मैथमेटिक्स हमें रिक्वायर्ड होगा, क्यों रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स ये हमारी लैंग्वेज ही है, वो भी हम साइमल्टेनियसली कवर अप करेंगे। उसके साथ जो भी कैलकुलेशंस हमें करने पड़ते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, उसको थोड़ा सा अलग तरीके से, मतलब कम टाइम में हमारा आंसर आना चाहिए, इस तरीके से सॉल्व करने के भी हम अलग से सेशन लेते हैं। कुछ बातें मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी थी, एकदम सिंपल होता है। मतलब मैं अलग कुछ नहीं पढ़ाने वाला हूं, लेकिन अलग तरीके से सेम पार्ट अपन टैकल करने के लिए पढ़ने वाले, ठीक है। दिशा, यस 11th-12th का होगा, करेक्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद डेली लेक्चर जब तक ऑनलाइन है, ऐसे लेक्चर हमारा 1 आवर का रहेगा। उसके बाद में जो डीपीपी आती है उसका डिस्कशन होगा। अब डिस्कशन डिपेंड करेगा, डाउट डिस्कशन है वो 20 मिनट का होगा, 1 घंटे का होगा, 2 घंटे का होगा, ठीक है। उसको कोई टाइम लिमिट नहीं है, ठीक है। एंड जब ऑफलाइन शुरू हो जाएंगे तब 1 आवर एंड 15 मिनट्स के हमारे लेक्चर्स रहेंगे। दैवशाला, आप 2-4 दिन एब्सेंट थी बेटा, ऐसे मत करो। हम बहुत मतलब इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट के ऊपर आ गए हैं अभी। दिशा, स्कूल बेटा आपका? ओके निशा, दिशा स्कूल नेम रह गया बेटा। चलो, तो कल हमने ट्रिग्नोमेट्री की बातें डिस्कस करना स्टार्ट की थी, और ट्रिग्नोमेट्री, ओके बेटा नो प्रॉब्लम। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो डिस्कस कर रहे थे, और मैंने आपकी 10th की बातें बोली थी कि ये टेबल बनता कैसे, 0, 30, 45, 60, 90। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब हम 11th-12th में फिजिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें ऐसे साइन 30 बहुत कम बार दिखेगा। हमें दिखेगा साइन 20, हमें दिखेगा कॉस ऑफ 70, हमें दिखेगा tan ऑफ 50। अब क्या करें, ये सारे तो हमने बहुत मेहनत से लर्न कर लिए थे, साइन 0 कितना है, साइन 30 कितना है, साइन 45 कितना है, लेकिन वो सारा गया। अब क्या आया, साइन 20 आ गया। या फिर क्या होता है कि ऐसे बोला जाता है कि साइन इनवर्स ऑफ 0.8 है, मतलब साइन का कौन सा एंगल होगा। इस तरह के मतलब जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ी है वही है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन, टाइम कंज्यूमिंग वाला पार्ट इंट्रोड्यूस होता है। लेकिन उसके अगेंस्ट हमें जो टाइम मिल रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वो तो कम हो गया। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम जो है एक बेसिक प्रोसेस फॉलो करते हैं, जिसमें हमें क्या करना है, थोड़ा सा जो टेबल हमने कल पढ़ाया था उसी के ऊपर से बाकी बातें यहाँ पे अप्लाई करनी है। कुछ अप्रोक्सीमेशन कैसे लिए जाते हैं उसको हमें सीखना है। तो कल का टेबल मैं फिर से बना देता हूं। आई नो आपको ये मालूम है, स्कूल में आप यही कर चुके हो, नो डाउट इन दैट। मैं पहले से बोलता हूं कि आपका स्कूल एकदम भारी था, विशेष नव्हता स्कूल सा, ठीक है ना। तो मैं जो यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ स्कूल वालों ने पढ़ाई था, लेकिन जो सिलेबस था उतना ही पढ़ाया था। वो रिक्वायर्ड नहीं है, मतलब वो सफिशिएंट नहीं है हमें एग्जाम्स को टैकल करने के लिए, तो थोड़ा आगे हमें पढ़ना पड़ेगा। देखो, तो साइन 0 0 है, साइन 30 को कल मैंने 1/2 लिखा था, अब 1/2 का मतलब 0.5 है। ये थोड़ा सा हमें हेल्प करेगा कैलकुलेशन में। साइन 45 को हमने लिखा था 1/√2 है, 1/√2 का मतलब होता है 0.7071, लेकिन इतने नहीं चाहिए हमें, बस 0.7 चाहिए। साइन 60 होता है √3/2, और इसका मतलब होता है 0.86, एंड साइन 90 होता है 1। तो ये वैल्यू जो है हमें बहुत हेल्प करने वाली है। अब जो आगे मैं बोलने वाला हूं, फिर से कोई मैं मार्स की या फिर विनस की बातें नहीं बोलने वाला हूं, जो है वही कॉमन सेंस वाली बातें है, लेकिन जो अप्लाई करने के बाद हमारा एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम बचने वाला है, उस तरह से हम यहाँ पे इसको पढ़ रहे हैं। कि फॉर एग्जाम्पल क्या है, जैसे मैंने आपको स्क्वायर रूट के लिए बातें बोली थी, वही है कि अगर मुझे एग्जाम में साइन 25 आ गया, साइन 25 फाइंड करना, ये मालूम भी नहीं है, एंड ये सारी वैल्यूज हमें मालूम होती है, उसके लिए एक अलग से बुक आता है लॉग बुक।
लेकिन ये लॉगबुक का इश्यू ये है कि हम जिस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें अलाउड ही नहीं है। कैलसी छोड़ो, मोबाइल छोड़ो, ये चीजें तो अलाउड ही नहीं है। मतलब जो करना है दिमाग के साथ करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें ब्रेन को ट्रेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपल कंडीशन है, मुझे अगर साइन 25 की वैल्यू चाहिए तो मुझे देखना पड़ेगा इस टेबल में कि साइन 0 0 है, साइन 30 0.5 है। इसका मतलब साइन 25 जो है वो 0 से लेके 0.5 इनके बीच में रहेगा। और ये 25 30 के क्लोज है, तो इसके बीच में मैं इसको 0.4 या फिर 0.42 या फिर 0.38 ऐसे कंसीडर कर सकता हूं। फिर इसके आसपास जो भी ऑप्शन रहेगा वो हमारा आंसर बनेगा। मैंने कल भी बोला था, परसों भी बोला था, बहुत दिन से मैं बोल रहा हूं। यस जानवी एक्सेलेंट बेटा, सीख गए हो आप कि जो ऑप्शन आएंगे चार वो ऐसे एकदम कट टू कट नहीं रहेंगे, उनमें बहुत डिफरेंस होगा। ऐसे अप्रोक्सीमेशन लेके हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि यस दिस विल बी द आंसर, ठीक है ना। लेकिन ये इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी है। ऐसे ये एक एक स्टेप में बोल रहा हूं, जैसे एमसीक्यू की वर्कशीट डीपीपी स्टार्ट हो जाएगी तब यू विल कम टू नो दैट कि वहां पे नंबर ऑफ कंसेप्ट जो है कंबाइन करके एक एक स्टेप में हमें सॉल्व करनी पड़ती है। अब देखो, अगर मुझे दिया गया है कि साइन 50 डिग्री है, बोलो साइन 50 कितना होगा। चलो कॉमन फर्स्ट, आई एम गेटिंग आंसर्स फ्रॉम जानवी, प्रणव, संस्कार, कहां पे राहुल, बाकी चैंपियंस, इतना टाइम। चलो 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 स्टार्ट हो जाओ बेटा।